हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 2017 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर करने वाले हैं। इसका हमें विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको पता लगेगा कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं। क्या आप जो भी चीज़ जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी लेवल का पेपर आता है। और अगर कोई बोले कि ये 2017 का है और ये 2024 का है तो लेवल बढ़ जाएगा, तो देखिए सिलेबस सेम है, टॉपिक यही है, तो क्या ही लेवल बढ़ेगा। और बात करी जाए तो 2017 में इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था कि हर टॉपिक का जितना मैक्सिमम क्वेश्चन थे सब पूछ लिए गए हैं। तो यहीं से ही आपका मिलता जुलता पेपर बनेगा। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लो, उसका विश्लेषण कर लो, वहीं से ही क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम बर्बाद करे हुए। मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक एवं आम तौर पर देखी जाने बीमारी कौन सी है जो मच्छरों से फैलती है। देखो, हैजा और दस्त मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है, ये दूषित पानी दूषित भोजन द्वारा ये फैल जाता है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण विब्रियो कैलोरी जो एक बैक्टीरिया होता है उसके कारण क्या होता है, विब्रियो कॉलेरा नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण हैजा हो जाता है। टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या नाम होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है। क्षय रोग की बात करें तो क्षय रोग भी ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों तो हो गए बैक्टीरिया के कारण। चौथा है डेंगू और मलेरिया। डेंगू और मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के द्वारा होता है। डेंगू जो है वो एडीज मच्छर के कारण होता है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआन मच्छर के कारण होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मच्छरों से फैलने वाली एक व्यापक एवं आम तौर पर देखी जाने वाली बीमारी कौन सी है, डेंगू और मलेरिया। ये बहुत घातक होती है, अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो समय पर इलाज करना इनका बहुत ज़रूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेंगू और मलेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की शरीर भार की मात्रा कितनी है। देखो, ये जब पेपर हुआ था 2017 में हुआ था तो तब 2010 की रिपोर्ट पूछी गई थी, लेकिन वर्तमान में 2020 की रिपोर्ट भी आ गई है और 2024 की रिपोर्ट भी आ गई है। बहुत सारे लोग, आप लोग 2010 की रिपोर्ट में ही पढ़े हुए, 2010 की रिपोर्ट मत पढ़ो। अब एडवांस लेवल के प्रश्न आएंगे तो 2020 और 2024 के आएंगे। क्यों 2010 की पूछेंगे, क्योंकि अब आज 14 साल बाद कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन चेंज हो गया है, खाने के तौर तरीके चेंज हुए हैं, तो उस हिसाब से एडवांस लेवल की रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये आपको 2020 और 2024 की पढ़ना है। यहाँ पर बोला है कि नवजात शिशुओं को प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यक होता है। तो देखो, प्रतिदिन बात करें तो लगभग 530 किलो कैलोरी आवश्यक होता है। कितना, 530 किलो कैलोरी होता है। वही 90 किलो कैलोरी पर किलो वेट के हिसाब से आवश्यक होती है। तो 0 से 6 माह के बच्चे को अगर आवश्यक कैलोरी की मात्रा देखें तो 530 किलो कैलोरी चाहिए रहता है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो 92 से 100 कैलोरी प्रति किलो वेट के हिसाब से आवश्यक होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे 92 किलो कैलोरी हो जाएगा। और आपसे पूछे कि ICMR 2020 के अनुसार 0 से 6 महीने तक के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए है, तो आपका आंसर हो जाएगा 530 किलो कैलोरी चाहिए। मैं ICMR के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं 2 पार्ट में, उसका अगला पार्ट लाना भी अभी जल्दी लेके आऊँगी। उसमें मैंने सारी कैलोरी जितनी किस अवस्था में किसको कितनी कैलोरी चाहिए है ये सारा बताया है। कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए है, कितना मैंने आयोडीन चाहिए, ये सारी मात्राएं मैंने बताई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पिन की हुई है तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने हमारा पैकेज लिया होगा ऑनलाइन उनको 1000 ICMR के MCQ दिए जाएंगे, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है, मतलब एक एक्यूट डिसीज है, मतलब बहुत तीव्र रोग है जो डैश के बहिर्जीव विष के कारण होता है। किसके विष के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण ये होता है। टिटनेस किसके कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया के कारण ये हो जाता है। अगला है, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के 6 महीनों में अपने खाद्य अंतर्ग्रहण में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। देखो, ये किस में पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा है वही ICMR के अनुसार पूछा है 2010 के अनुसार। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है,
एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कितनी अतिरिक्त कैलोरी चाहिए होता है। और ये गर्भवती महिला को चाहिए गर्भावस्था में जिनकी ये बोल रहे हैं गर्भावस्था में जिनका पर्याप्त भार हो गया हो, 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए ICMR 2020 के अनुसार। और ICMR 2024 में बताया है कि एक गर्भवती महिला का 11 किलो भार बढ़ना चाहिए, ये ICMR 2024 में बताया है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़ो कि एक गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली, मतलब जिनका पर्याप्त भार बढ़ा है, मतलब लगभग 10-12 किलो वजन जिनका बढ़ा है, को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में, मतलब जब महिला कितनी हो, जब बच्चा कितने का हो, 0 से 6 महीने का हो, तो उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी अतिरिक्त ग्रहण करना चाहिए सामान्य कैलोरी से। सामान्य कैलोरी जैसे कि एक सामान्य काम करने वाली अगर महिला है तो उसको 1660 कैलोरी चाहिए रहता है। और अगर वो गर्भवती है और उसका बच्चा हुआ है, उसका बच्चा 0 से 6 महीने का है, तो इसमें 600 कैलोरी और ऐड कर देंगे, है ना। तो कितनी कैलोरी अतिरिक्त चाहिए रहता है, 600 किलो कैलोरी अतिरिक्त चाहिए होता है। ये ICMR 2010 में भी यही बोला गया है और 2020 में भी यही बोला गया है कि यदि किसी महिला का 0 से 6 माह का बच्चा है तो उसे अपने खाद्यान्न में कितना अतिरिक्त कैलोरी देना चाहिए, 600 किलो कैलोरी अतिरिक्त देना चाहिए। वजन कितना बढ़ना चाहिए, 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए। अगर बच्चा जो है वो 6 से 12 महीने का है तब कितनी कैलोरी देना चाहिए, अगर बच्चा 6 से 12 का है तो 520 किलो कैलोरी अतिरिक्त देना चाहिए। ये अतिरिक्त है, मैंने बताया कि अगर जैसे एक महिला नॉर्मल है, साधारण महिला है, गर्भवती नहीं है, स्तनपान कराने वाली नहीं है, अगर वो 1600 किलो कैलोरी उसको दी जा रही है, अगर वो साधारण वर्क कर रही है, तो उसमें अगर वो बच्चा उसका 6 महीने तक का है तो 600 कैलोरी अतिरिक्त दी जाएगी। और बच्चा अगर 6 से 12 महीने का है तो उसको 520 किलो कैलोरी अतिरिक्त दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कि अगर महिला गर्भवती है, अगर गर्भवती महिला है तो उसे कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता अतिरिक्त होती है, तो 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त चाहिए होती है यदि महिला गर्भवती है। गर्भवती महिला को साधारण महिला से 350 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए होता है। और स्तनपान कराने वाली महिला को अगर बच्चा 6 महीने तक का है तो 600, 6 से 12 महीने तक का है तो 520। शुरू में महीने जो 6 महीने तक का बच्चा होता है वो केवल माँ के दूध पर ही डिपेंड रहता है, इसलिए उसको अतिरिक्त कैलोरी आवश्यक होती है। अगला है क्रिटेनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब क्रेटिनटा मतलब होता है बामनता, बामनता मतलब होता है बोनापन जो हो जाता है, वो किसकी कमी के कारण होता है, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। इसके अलावा जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग होते हैं वो भी आयोडीन के कारण ही हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो क्रिटेनिज्म नामक रोग है वो किसके कारण हो जाता है, तो क्रिटेनिज्म नामक जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितना आयोडीन आवश्यक होता है, तो 150 माइक्रोग्राम आयोडीन आवश्यक होता है। कितना होता है, 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जो होता है आवश्यक होता है ICMR 2020 के अनुसार। अगला है गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि डैश के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए, एक गर्भस्थ शिशु है जो माँ के पेट में वृद्धि कर रहा होता है, उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है लंबे समय तक हटी खांसी जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता का संकेत होता है। हटी खांसी जुकाम, हटी मतलब बिल्कुल बंधे हुए हैं, जा ही नहीं रही है। टीबी बिल्कुल नॉर्मल सर्दी जुकाम तो आप टैबलेट लोगे, नॉर्मली एंटीबायोटिक लोगे चला जाएगा, लेकिन एंटीबायोटिक्स द्वारा भी ठीक नहीं हो रही है, ऐसी खांसी क्या कहलाएगी, तो ऐसी खांसी को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या टीबी जो रोग होता है या वो बोलते हैं, जो कि ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण हो जाती है। डॉट जो परीक्षण है इसके लिए किया जाता है और इसके लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, इसको तपेदिक भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, जब हटी खांसी होती है जिसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं कर सकते, उसको कौन सा रोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। याद रखिएगा, हटी खांसी जुकाम को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जिसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता।
अगला है गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है? उबकाइयाँ और उल्टी आती हैं, बिल्कुल आती हैं। एडिमा मतलब जिससे क्या होता है शरीर में पानी जमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, ये भी होता है। तो उपरोक्त दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं। मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में डैश की संभावना अधिक होती है? कुपोषण की, ऊर्जा की कमी की, कार्बोहाइड्रेट की कमी की, उपरोक्त सभी। देखो अगर मोटापा है तो ना तो कार्ब की कमी होगी, ना ही ऊर्जा की कमी होगी। किसकी कमी हो जाएगी? कुपोषण। जो कुपोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, जरूरी नहीं कि वो गरीबों में ही हो। एक शहरी कुपोषण भी होता है जिसमें बच्चा क्या होता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसके पेरेंट्स उन्हें खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में रखते हैं, खिला ही रहे हैं, टॉफ़ी चॉकलेट मिठाई जो चाहिए वो लो, खाओ पियो, दांत खराब हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। तो ये कुपोषण क्या होता है? एक होता है अल्प कुपोषण और एक होता है अति कुपोषण। एक होता है अल्प कुपोषण और एक होता है अति कुपोषण। तो ये वाला जो मोटापा की बात कर रहे हैं, जो मोटापाग्रस्त शहरी बच्चे वाला, तो ये अति कुपोषण ही हो जाता है, जिसमें बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा फैट कार्ब ये सारा ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। अगला है एपिडेमिक। एपिडेमिक ऑफ डिसीज या जानपदिक रोग, महामारी का अर्थ क्या होता है? महामारी का अर्थ क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में एक साथ, जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना को क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। महावारी तो जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं उनको महावारी बोलते हैं। और महामारी क्या होता है कि एक क्षेत्र में पर्टिकुलर, कोई एक क्षेत्र में एक साथ कोई बीमारी फैल जाए और वहाँ रहने वाले सारे लोगों को वो बीमारी हो जाए, तो उसको हम महामारी बोलते हैं या उसको एपिडेमिक भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भस्थी में रोग में फैलना नहीं होगा, किशोरों में रोग में फैलना भी नहीं होगा, बच्चों में भी नहीं होगा। क्या होगा? बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाला रोग। आउटब्रेक ऑफ डिसीज दैट अटैक मैनी पीपल एट सेम टाइम पर जो अटैक करेगा जो एक क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों को, वो महामारी कहलाएगा। जैसे कि अभी हम कोविड के दौर से गुजरे हैं, कोविड जो था वो महामारी ही था। अगला है वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व, परिवेशी स्वच्छता, उपरोक्त सभी। देखो यह आंसर उपरोक्त सभी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, कभी कभी उपरोक्त सभी आंसर भी नहीं होता है, बट आपको समझ में। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन मतलब जो डायरेक्ट कुपोषण को प्रभावित नहीं कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषित कर रहे हैं। अगर व्यक्ति खुद से मतलब हाइजीनिक नहीं रहेगा, खुद की व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रहेगी, तो भी वो खाने पीने में मन नहीं लगेगा उसका, आसपास गंदगी रहेगी, रोग पकड़ेंगे तो खाने का मन नहीं रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कुपोषण को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व, एक जगह पर अगर जनसंख्या घनत्व बहुत, एक छोटी सी जगह है और एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी उतना पर्टिकुलर फोकस खाने पीने में नहीं जाएगा, चारों तरफ पॉल्यूशन होगा, तो भी उसका प्रभाव भी बच्चे पे पड़ेगा। परिवेशी अपशिष्ट निकास, अपशिष्ट निकास मतलब आसपास गंदगी फैल रही है, अब जो अपशिष्ट है उसकी निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उससे भी कुपोषण की समस्या होती है। तो ये सारे ही कारण इसमें आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते फॉलो तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडवांस लेवल के एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर देती हूँ, आकांक्षा 1957 नाम से। आप वहाँ जाके डायरेक्ट भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आप वहाँ पे अपने उस आंसर क्वेश्चन को लगा सकते हो, कमेंट में अपना आंसर दे सकते हो। अगला का क्वेश्चन है, डैश के उपयोग द्वारा रुग्णशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? रुग्णशीलता मतलब होता है कि अब बिल्कुल कमज़ोर हो गए हो, वो क्या होता है? रुग्णशीलता होती है। मरणशीलता मतलब अब कितना समय और बचा है कि अब बिल्कुल मरने के जोखिम में हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स या हम इसको बोलते हैं
BMI क्या बोलते हैं? BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। इससे व्यक्ति के वजन से व्यक्ति की इससे पता लग ऊंचाई और वजन के अनुसार ये शरीर में वसा को नापता है। किसको नापता है? ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो BMI है वो किसका मेज़रमेंट करता है? तो ये जो BMI है वो वसा का मेज़रमेंट करता है। किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई और वजन के आधार पर सबसे नीचे वजन, ऊपर ऊंचाई इंटू 100 करके इसको निकाला जाता है BMI को। व्यक्ति का जो जितना भी वजन होता है उसकी जितनी ऊंचाई होती है दोनों का भाग देकर और 100 का गुणा करके इसको निकाला जाता है। और ये वसा शरीर में मापता है कि शरीर में कितनी वसा है ना। ये वयस्कों के लिए उपयोग होता है। किसी व्यक्ति का वजन कम, ज़्यादा या मोटापे की श्रेणी में है या नहीं, इसके लिए BMI की गणना की जाती है। तो ये सीधा सीधा माप नहीं होता है, बट एक अंदाज़ा लग जाता है कि BMI क्या नापता है? वसा। इसके अलावा एक और ये पूछता है कि अगर मतलब कितना BMI होना चाहिए। तो याद रखना, यदि BMI जो 18.5 से कम आता है तो ये सामान्य से कम आता है। अगर 18.5 से कम है, 18.5 है, अगर 18.5 BMI आया है तो ये ठीक ठाक है ना। 18.5 से अगर कम आ रहा है तो मतलब आप फैट कम है आपके में, मतलब आप बहुत ज़्यादा दुबले हो। 18.5 से 24.5 तक आता है, 18.5 से 24.5 तक आता है, मतलब आप बिल्कुल सही स्थिति में हो। लेकिन अगर 25 या उससे ज़्यादा है तो मतलब आपका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है और अब आप बहुत ज़्यादा ओबीज में आ गए हो, मोटापे की श्रेणी में आ गए हो। तो 18.5 से 25 BMI अच्छा होता है, उससे कम बुरा होता है और उससे बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बुरा होता है। तो ये याद रखिएगा। जो भी व्यक्ति का वजन होता है उसमें उसकी जितनी, जैसे 75 किलो यदि व्यक्ति का वजन है और उसकी हाइट 1.75 मीटर है तो इसमें 100 का इंटू करके जो है BMI निकाल लिया जाता है। 18.5 से कम तो बहुत ज़्यादा कम वजन वाला व्यक्ति हो जाता है और 25 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाला व्यक्ति हो जाता है। दोनों ही स्थिति जो खतरनाक होती हैं। अगला है, वयस्कों में अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेसिया किसके कारण होता है? जो ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग भी हो जाता है। उसी का ही जो बड़ा रूप होता है। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में होता है। और यही अगर बड़ों में हो जाता है, बड़ों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको अस्थि मृदुता हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक है तो 600 इंटरनेशनल यूनिट। 600 इंटरनेशनल यूनिट एक वयस्क को आवश्यक होता है विटामिन डी। एक महिला को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है। एक गर्भवती महिला को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है। एक धात्री महिला या स्तनपान कराने वाली महिला को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है। को याद रखना है विटामिन डी मतलब 600 इंटरनेशनल यूनिट। जबकि बच्चों की बात करें तो बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आवश्यक होता है। जबकि वयस्कों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होता है। ICDS मानदंडों के अनुसार किशोरी को दिया जाने वाला प्रोटीन का संपूरण कितना है? ICDS जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, इसके अनुसार प्रोटीन जो किशोरियों को कितना पूरक पोषण आहार दिया जाता है? 25 ग्राम पूरक पोषण आहार दिया जाता है। न्यूमोकोकल संक्रमणों में गंभीर रोग है कौन सा है? न्यूमोकोकल है तो निमोनिया ही होगा, जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया। अगला है डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया संक्रमण डैश के जीवजनक प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है। तो डिप्थीरिया संक्रमण किसके द्वारा होता है? इसमें ही नाम में ही समझ में आ रहा है, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये गले में जो एक ग्रंथि पाई जाती है उस पर अटैक करता है, गले पर अटैक करता है इसका ये जो बैक्टीरिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी हो जाएगा। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ये आप बताएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि डिप्थीरिया अगर आपको हो जाता है, डिप्थीरिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे, ये सारे लोग कमेंट करके बताइए। नहीं आता है, भूल गए हो जो मैंने बताया है तो गूगल पे जाइए, गूगल पे चेक कीजिए कि डिप्थीरिया रोग के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। गूगल आपको बता देगा, वो बता देगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आप सर्च करते हो। मैं तो आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। याद आ गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सारे लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला है साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है। समुदाय आधारित हस्तक्षेप का मतलब होता है कि समुदाय में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये आयरन फॉलिक अम्ल की गोलियाँ दी जाती हैं। किसको संबोधित करती हैं ये आयरन फॉलिक एसिड, जिसको हम IFA भी बोला जाता है। गर्भवती महिला को इसकी 100 टैबलेट दी जाती हैं। तो ये किस से बचने के लिए दी जाती है? तो आयरन क्या होता है? खून की कमी से रोकने के लिए होता है। आयरन मतलब जो हम जिनसे हमारा खून बनता है ना। और फॉलिक अम्ल जिसको हम विटामिन B9 बोलते हैं, ये भी इसलिए ही आवश्यक होता है। 500 से 550 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। तो ये फॉलिक अम्ल और ये गर्भवती महिला के लिए होता है, जबकि सामान्य महिला के लिए 220 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल या विटामिन B9 आवश्यक होता है। तो ये जब आयरन फॉलिक एसिड या IFA की गोली जब दी जाती है तो किसकी कमी के लिए दी जाती है? रक्ताल्पता या एनीमिया के लिए दी जाती है। अगला है किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरियाँ, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिला, इन सभी में ही अल्प पोषण की संभावना रहती है। जननी सुरक्षा योजना डैश को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई है। जननी सुरक्षा जो योजना है, अस्पताल में सुरक्षित प्रसव, घर में प्रसव, एम्बुलेंस में प्रसव, C सेक्शन प्रसव। जननी सुरक्षा योजना, देखो ये एक माता का कार्यक्रम है। माता को सुरक्षित प्रसव कराने के लिए और संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए ये आरंभ किया गया था, ताकि संस्था में मतलब किसी हॉस्पिटल में ही प्रसव हो सके। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। कब आया था जननी सुरक्षा योजना? ये आई थी 12 अप्रैल 2005 में आई थी और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी। इसमें क्या होता था, क्या प्रावधान किए जाते थे कि जो आशा कार्यकर्ता अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हॉस्पिटल में प्रसव कराएंगी तो उन्हें 1400 रुपये दिए जाएंगे। किसको? गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में प्रसव कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रुपये दिए जाते थे और जो शहरी इलाकों में गर्भवती महिला है उसको 1000 रुपये दिए जाते। गाँव में ज़्यादा रिस्की चीज़ें होती है, इसलिए गाँव में ज़्यादा रुपए दिए जाते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो संस्थागत जो प्रसव कराएगा, जो भी हॉस्पिटल जिनमें हॉस्पिटल में मान्यता दी है, उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में 1000, ग्रामीण क्षेत्रों में 1400। और इसके अलावा महिलाओं के साथ आने वाले प्रेरक को ग्रामीण इलाकों में 350 रुपये और शहरी इलाकों में 200 रुपये दिए जाएंगे। और शहरी इलाकों में कितने दिए जाएंगे? 200 रुपये दिए जाएंगे। याद रखना, जो प्रेरक होगा, जैसे कि एक आशा कार्यकर्ता है, वो ग्रामीण क्षेत्र की किसी महिला को हॉस्पिटल लेके आती है तो जो गर्भवती महिला को 1400 रुपये दिए जाएंगे और जो महिला लेके आएगी उसको 350 दिए जाएंगे। वही शहरी क्षेत्र में 200 रुपये उस प्रेरक को दिए जाएंगे जो उसको हॉस्पिटल लाने के लिए प्रेरित करेगी, और जो गर्भवती महिला है उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगला है सार्स का पूरा नाम क्या है? ये एक सांस संबंधित बीमारी होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो अब यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि ये बीमारियों से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ इस जो टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य में पूछे गए हैं ना। इसको गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये एक सार्स नामक एक वायरस होता है, उसके कारण ये बीमारी जो है हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? एक सार्स नामक वायरस के कारण होती है। 2002 के करीब सबसे पहले ये चीन में पाया गया था। तो याद रखिएगा, इसमें सांस लेने में फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और सांस लेने में भी इससे प्रॉब्लम हो जाती है। और ये वायरल रोग है, जैसा कि कोरोना वायरस आया था ना, ऐसा ही सेम ये आया था। तो याद रखिएगा, सार्स भी क्या है? एक वायरल रोग। कोविड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी था और उसके बाद कोई एग्ज़ाम इससे संबंधित हुआ नहीं है। तो कोविड भी, मैं आपको कोविड के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगी जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती शिशु को गर्भवती माता से डैश के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलता है। तो अंडा से माध्यम से नहीं मिलता है, ना फेलोपियन नलिका से मिलता है। आंसर होगा इसका प्लेसेंटा।
किसके माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व मिलता है और प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं बच्चे के। प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? लगभग 400 से 500 ग्राम वजन प्लेसेंटा से होता है। ये गर्भनाल द्वारा माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो गर्भनाल द्वारा प्लेसेंटा माँ से जुड़ा हुआ होता है और भ्रूण और माँ से जुड़ा हुआ होता है। भ्रूण और माँ का जो जोड़ने का काम करता है गर्भनाल करती है। और प्लेसेंटा से ही बच्चे को सारा पोषक तत्व मिलता है और उत्सर्जी पदार्थ भी प्लेसेंटा द्वारा ही निकलते हैं। प्लेसेंटा द्वारा कई हार्मोन भी निकलते हैं, जैसे कि HPG हार्मोन हुआ, HCG हार्मोन हुआ, ये सारे प्लेसेंटा द्वारा ही निकलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 100% सुपरवाइज़र में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक भी आपने कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा हो और आप फिर से भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, तो आप हमारा ये हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच ज्वाइन कर लीजिए। हम यहाँ सारा कुछ करवा रहे हैं, सारी तैयारी हम करवा रहे हैं। सबसे मेन चीज़, हम टेस्ट लेते हैं, टारगेट देते हैं। आप रोज़ टेस्ट देते हो तो आपको रोज़ अपनी गलतियाँ पता लगती हैं, रोज़ आपको पता लगता है कोई भी आंसर अगर गलत होता है तो वो आंसर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपके लगभग 80-90 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम तक। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर कल भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी करीब आपको 30 से 35 दिन का समय मिलेगा। 30 से 35 दिन में हम आपको बहुत अच्छा करवा देंगे और जितना डिले होगा और अच्छी तैयारी होगी। हम यहाँ पे सारा कुछ करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी करवा रहे हैं, कठिन टॉपिक की ट्रिक द्वारा याद। अब अगर किसी रोग को किसी व्यक्ति ने खोजा है, अब आपको वो व्यक्ति का नाम याद नहीं हो रहा है, हम ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। कोई डेट है, कोई किसी योजना की डेट है, अब योजना की डेट, आपको इतनी सारी योजना है, करीब 2500 प्लस योजना है, तो अगर उनकी डेट याद नहीं हो रही है तो हम उसको ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। तो हम सारा टॉपिक ट्रिक द्वारा तैयार करवाएंगे, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। इसके अलावा इतने सारे तो हम MCQ दे देंगे हर टॉपिक के, और वो भी अपडेट MCQ। ऐसा नहीं है कि पुराने बने हुए सब दे दिए हैं, 2010 के MCQ हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारा कुछ एडवांस लेवल का, करंट अपडेटेड सारा कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ नया, जो भी नया अपडेट हो रहा है डेली में, अगर कोई आपके सिलेबस से संबंधित कुछ करंट है तो वो सारा कुछ हम कवर करवाएंगे। क्या क्या मिलेगा मैं बता देती हूँ। ऑडियो वीडियो लेक्चर ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक या टॉपिक वाइज ई बुक, 1000 CDP के MCQ, 1000 ICMR 2020 और 2024 के MCQ, 2500 प्लस योजना के MCQ, 2000 प्लस अधिनियम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, टॉपिक तैयार करवाकर डेली टेस्ट, कठिन डेट और डाटा ट्रिक द्वारा याद, सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक, गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर ट्रिक द्वारा, पोषण, टीकाकरण, शिशु देखभाल शिक्षा अधिनियम, ये अच्छा अधिनियम जितने भी हैं 10-15 अधिनियम, सारे के हम एक एक धारा नहीं करना है, बेसिक पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं है। हम सारी धारा पढ़ेंगे। मैंने किशोर न्याय अधिनियम के हमारे बच्चों को करीब 500 प्लस MCQ कराए हैं। पाक्सो एक्ट के ही करीब 100 प्लस MCQ हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के ही 100 प्लस MCQ। सारी धाराएं जो होंगी वो ट्रिक द्वारा याद होंगी, चाहे खाद्य संरक्षण अधिनियम हो, कोई भी अधिनियम हो, सारा कुछ हम बहुत इजी लैंग्वेज में कवर करा रहे हैं। सारी धाराएं आपको बहुत अच्छे से याद करवा देंगे, ऐसी फनी ट्रिक्स बनाकर याद करवाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। डेली टारगेट और टेस्ट रहेगा, बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का। आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारा 799 में ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए। आपने कहीं पर भी लिया हो पैकेज तो भी एक बार आप हमारा लेके देखिए, आपको एक अलग से ही एक मोटिवेशन मिलेगा हमारा कोर्स ज्वाइन करके, क्योंकि आपको अंदर से ही बहुत अच्छा फील लगेगा कि हाँ अब हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हार्ड कॉपी भी लेते हैं साथ में तो हार्ड कॉपी 7 बुकलेट मिलेंगी, जिसका चार्ज 1699 है। 1699 में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेगा। केवल ऑनलाइन लेना है, हमारा ये ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। इसमें सारी तैयारी हार्ड कॉपी से भी बेस्ट तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो आप हमारा ये ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। ओनली 799 में है। इसमें आपको मुझे व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर कि मैम हमको ऑनलाइन बैच लेना है। मैं आपको नंबर दूंगी, पेमेंट आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट देना है। देन हम आपको जैसे ही हमारे पास पेमेंट आएगा हम आपको हमारे इन तीनों ग्रुप से ऐड कर लेंगे। इसमें 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप है। 2 टेलीग्राम में एक टेस्ट ग्रुप है जहाँ पर टेस्ट ही टेस्ट होते हैं। एक हमारा PDF
वीडियो का ग्रुप है जहाँ पर PDF वीडियो ऑडियोज़ रहती हैं सारी, जो टॉपिक करवा दिए हैं वो सारे भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो हो चुका है वो भी हम रिवीजन करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। अगर आप न्यू भी हैं तो आपको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आएगा। कभी भी कुछ समझ में नहीं आता तो हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आप हमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो आप में से जो भी हमारा ये बैच लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। बस आपको बोलना है व्हाट्सअप करके कि मैम हमको ऑनलाइन बैच लेना है। ये हमारी हार्ड कॉपीज़ बुक्स हैं, अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट है, एक वन लाइनर है और 5 थ्योरी बुकलेट है। बट फिर भी मैं बोलूँगी इन सबसे बेस्ट है हमारा ये पूरा ऑनलाइन पैकेज, क्योंकि अब मैं खुद तैयारी करवा रही हूँ, कठिन टॉपिक को ट्रिक बनाकर वीडियो बनाकर याद करवा रही हूँ, मतलब कुल मिला के आपको रटवा रही हूँ। इसमें सारे कठिन टॉपिक सब कुछ कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि कितनी है। देखो 11 से 13 किलो बढ़ता है। 2024 के अनुसार पूछेंगे तो 11 बताया है, और 2020 के अनुसार पूछेंगे तो 10 से 12 किलो बताया है। अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या है। जैन, अंडा, मछली, मांस। देखो जो नॉनवेज रहता है, नॉनवेज मोस्टली जो होता है वो संपूर्ण प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन पूरा मतलब जिसमें सारे अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अपूर्ण प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई अमीनो अम्ल जो होता है वो अनुपस्थित होता है, उसको बोलते हैं। ये जो जैन, इसको हम जैन बोलते हैं। ये जो प्रोटीन होता है वो कॉर्न में पाया जाता है, कॉर्न जो होता है उसमें पाया जाता है। और ये टेस्टलेस होता है, और कॉर्न जिसको हम मक्का बोलते हैं। इस देखो ये इंग्लिश में पूछ लिया गया है। अब यही मैंने बोला था, कभी कभी वहाँ पे इंग्लिश में भी पूछे थे, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से ये याद रखो ये तीनों जो हैं ये नॉन वेज है। नॉन वेज में मोस्टली सारे प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है पूर्ण प्रोटीन के लिए। अगर इनमें से कोई भी अनुपस्थित होता है तो वो अपूर्ण होता है। जो जीएन है मतलब इसको बोलते हैं हम मक्का। मक्का में जो होता है, मक्का एक अपूर्ण प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें देखो इसमें ग्लाइडिन, सेकेलिन इस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि आवश्यक प्रोटीन में नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीएन आ जाएगा। अगला है, स्तनपान में अवपातन तनुकरण प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। मतलब जो स्तनपान में स्तनपान को बढ़ावा देता है, प्रेरित करता है। देखो स्तनपान में दुग्ध जो बनाता है वो बनाता है लैक्टिन हार्मोन, लैक्टिक हार्मोन। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं जो स्तनपान को प्रेरित करता हो कि दूध जो है ना वो बाहर आए, वो कौन प्रेरित करता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कौन करता है स्तनपान को प्रेरित, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार, दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटीन की कमी से हो जाता है और दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को, मतलब अगर महिला जल्दी गर्भवती हो जाती है तो पहले बच्चे को उतना ज़्यादा पोषण नहीं मिल पाता है, तो वो कौन सा रोग होता है, वो होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर को एडिमस रोग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एडिमा नामक रोग भी हो जाता है। कुपोषण का एक मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसमें मैंने कुपोषण के मापक भी पढ़ाए हैं। वाटरलू वर्गीकरण, गोमेज वर्गीकरण, IUMAC स्केल जो है उसमें कैसे वर्गीकरण, उसमें कैसे कुपोषण नापते हैं, ये सारा मैंने उसमें करवाया है। लिंक भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई है, देख लीजिएगा। वो वीडियो देख लोगे ना तो कुपोषण का कोई भी प्रश्न आएगा आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर दोगे। अगला है, रक्त स्नाव रोग डैश की कमी के कारण होता है। विटामिन के की कमी के कारण, फिलोक्विनोन जिसको बोलते हैं, इसकी कमी के कारण रक्त स्नाव होता है। रक्त स्नाव वाली थक्का नहीं जमता है जिससे ये हो जाता है। हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंधित रखता है। हर्पीस तो नहीं होता है, ना प्रिकानो होता है, ना हेपाडेना होता है। फिलोवी वायरस, कौन सा, फिलोवी वायरस। हेपेटाइटिस सी किससे संबंधित रखता है, देखो ये अलग क्वेश्चन आ गया, ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, तो याद रखिएगा किस वायरस के कारण हेपेटाइटिस सी, सॉरी,
हेपेटाइटिस सी हो जाता है किस वायरस के कारण हो जाता है? तो ये फ्लॉवी वायरस के कारण हो जाता है। इसका नाम 2023 में आर्थोफ्लेवी वायरस रख दिया गया है। पहले इसका नाम फ्लेवी वायरस था, इसको अब आर्थोफ्लेवी वायरस रख दिया है, याद रखिएगा। इसमें इस परिवार में और कौन कौन आता है? येलो फीवर, डेंगू वायरस, जीका वायरस, है ना, ये जो क्यूनासूर वायरस, ये सारे जो वायरस होते हैं वो इसी फ्लेवी वायरस में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस सी किस वायरस से संबंधित रखता है? तो जो हेपेटाइटिस सी है वो किससे संबंधित रखता है? फ्लेवी वायरस से संबंधित रखता है। इसको लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। फ्लेवी वायरस, हेपेटाइटिस सी। इसको पीले बुखार के वायरस के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? पीले वायरस के बुखार के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से क्या? देखो, फोलेट जो का स्तर जो होता है अगर वो कम होता है तो इसका ये मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार हो जाते हैं। अगर शरीर में विटामिन बी 12 की, विटामिन बी 9 की कमी हो जाती है तो तंत्रिका तंत्र जो होती है, नसें जो होती हैं ना, वो काम नहीं करती और उनमें खून का प्रवाह भी प्रॉब्लम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष की आयु में कौन सा टीका लगाया जाता है? देखो, बीसीजी तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। एमएमआर का टीका जो होता है 10, 12, 14 में लगाया जाता है सप्ताह में। मुखियो पोलियो खुराक भी जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। टिटनेस ऑक्साइड का जो टीका होता है, टिटनेस टॉक्साइड का, जिसको टीटी का टीका बोलते हैं, देखो अगर ये पहले लगा दिया जाता है डीडीटी के साथ, डीडीटी के साथ नहीं, सॉरी, डीपीटी के साथ, है ना, डीपीटी के साथ लगा दिया तो ये छोटी उम्र में लगा दिया जाता है। लेकिन आप 7 वर्ष के बाद अगर ये लगाते हैं तो इसको टिटनेस टॉक्साइड के रूप में ही लगाया जाता है। तो ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? टिटनेस टॉक्साइड हो जाएगा। बढ़ते बच्चों को डैश के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन कैल्शियम आवश्यक होती है स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए। कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? जी मक्का नहीं है, गेहूँ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन सब अच्छा स्रोत होता है। पीयूष कोलेस्ट्रम के विषय में इनमें से क्या सत्य है? कोलेस्ट्रॉम, नवजात शिशु इसका संश्लेषण कर सकते हैं या जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से, देखो शिशु थोड़ी ना इसको संश्लेषण, शिशु थोड़ी ना बनाता है, माता के स्तनों से बनता है ये। तो ये जन्म के तुरंत बाद शुरू के जन्म के 3 दिनों तक होने वाला स्नाव होता है। गाढ़े पीले रंग का द्रव होता है जो स्तनों से निकलता है और इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। और ये बच्चे के लिए एक वरदान होता है जो उसको पूरे जीवन भर सुरक्षित रखता है, उसको प्रतिरोधक क्षमताओं से बचाता है। तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। डैश के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है। तो टिटनेस के लिए ही दिया जाएगा। डीपीटी का क्या लोकप्रिय नाम है? ट्रिपल एंटीजन नाम है। इसको डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस बोलते हैं। डिप्टी से हो जाएगा क्या? डिप्थीरिया। पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा पर्टूसिस और टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस। डीपीटी आईएम मैस्कुलर, आईएम मोड द्वारा डीपीटी का टीका दिया जाता है। आईएम मोड 90 डिग्री पर दिया जाता है। डीपीटी की वैक्सीन आईएम मोड द्वारा दी जाती है। पेंटावैलेंट वैक्सीन के साथ इसको दी जाती है। 6, 10 और 14 सप्ताह पे 3 वैक्सीन दी जाती है। उच्च डैश के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध होता है। बहुत ज़्यादा वसा हो, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो तो ये उच्च हार्ट रोग होते हैं। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य शिक्षा, आयोडीन युक्त नमक की महत्ता का प्रचार, आयोडीन युक्त नमक की निगरानी, आम नमक के स्थान पर आयोडीन नमक की आपूर्ति, ये सभी सही हो जाएंगे। बिटॉल स्पॉट किसकी कमी के कारण आते हैं? तो विटामिन ए की कमी के कारण बिटॉल स्पॉट आ जाते हैं। मैंने कई बार पढ़ाया है बिटॉल स्टॉप, जिसके कारण क्या होता है? कंजक्टाइवा जो नेत्र श्लेष्मारोग होता है जिसमें आँखों पे सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे हो जाते हैं, उसको बिटॉल स्पॉट भी बोलते हैं। प्रातःकालीन उपकाई, मॉर्निंग सिकनेस, गर्भावस्था की पहली तिमाही में होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको नौसिया या उपकाई बोला जाता है। वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई और के का अवशोषण बढ़ाता है? कौन बढ़ाएगा? वसा ही बढ़ाएगी।
इनमें से कौन डाइसैकेराइड है? डाइसैकेराइड ग्लूकोज तो नहीं है, ना फ्रक्टोज है, ना गैलेक्टोज है। माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड होता है, बाकी ये सारे मोनोसैकेराइड हैं। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारक क्या है? अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल होगा, खराब आहार भी होगा, तंबाकू भी होगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हमारे देश में एनीमिया मुख्यतः किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। एक गर्भवती महिला को 40 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। एक जो साधारण पुरुष होता है उसको 19 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। एक साधारण महिला को 29 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है और एक स्तनपान कराने वाली महिला को 23 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। ये फैक्ट याद रखिएगा। बाकी मैं ICMR के अगले पार्ट लेके आऊँगी, वहाँ आपको और ये आयरन वगैरह सारा याद करवा दूँगी। और हमारा अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ ये सारे फैक्ट मैं आपको ट्रिक द्वारा याद करवा दूँगी ICMR के। मैंने प्रोटीन इतना शानदार ट्रिक द्वारा करवाया है, हर अवस्था, चाहे वो 0 से 10 साल का बच्चा हो, चाहे 10 से 12 साल का बच्चा हो, 13 से 16 साल का हो, हर उम्र के बच्चे के लिए आपको हर अवस्था के लिए पता होना चाहिए कि किस उम्र में कितना क्या तत्व आवश्यक होता है। कोइक्लोनिया किसकी कमी से होता है? कोइक्लोनिया जो होता है उसको हम बोलते हैं लौह न्यूनता रक्ताल्पता, मतलब आयरन की कमी। तो ये क्या हो जाएगा इसका? लौह न्यूनता रक्ताल्पता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कोइलोन किया, इसको आप क्या करोगे इन तीनों में से? तो ये आयरन की कमी से होता है। कोलिन किया ये एक नया नाम है। इस प्रकार के क्वेश्चन एडवांस लेवल में 8-10 क्वेश्चन पूरे पेपर में देंगे। 0.4 से 0.6 ग्राम शरीर भार में क्रम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? मतलब 0.4 से 0.6 ग्राम इतना तो लेना चाहिए। अगर इससे कम लोगे तो क्या हो जाएगा? निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण हो जाएगा। याद रखिएगा। ये वाला मैं इसलिए लेके आई हूँ, इसको एक बार सारे लोग लिख लो और लिख को इसको याद कर लो कि ये क्या बोल रहे हैं। कोइलोनिकिया क्या है? कोइलोनिकिया क्या है? ये सारे लोग याद कर लो। और ये आयरन की कमी से एक नाखूनों में भी ये समस्या आ जाती है, नाखून संबंधित समस्या भी इसमें देखी जाती है। अगला है शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता उन्हें क्या बोलते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। और ये कितने होते हैं? 9। अनावश्यक कितने होते हैं? अनावश्यक 11 होते हैं। ये शरीर संश्लेषित करता है और 9 को शरीर संश्लेषित नहीं करता, इसलिए ये आवश्यक होते हैं। कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण क्या है? कंकालीय फ्लोरोसिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्लोरीन की मात्रा हो जाना। तो ये फ्लोरीन का अत्यधिक उपयोग होता है। अल्पपोषित गर्भवती महिलाएं कैसे बच्चों को जन्म देती हैं? कम भार वाले बच्चों को जन्म देती हैं। जो आदर्श वेट होता है बच्चे का वो 3 से 3.5 किलो का जो बच्चा होता है वो सबसे अच्छा बच्चा होता है, सबसे अच्छा आदर्श वजन का होता है। 3 से कम वाला जो वजन होता है 2.5 से 3 किलो का वो कम वजन वाला होता है, जबकि 2 से 2.5 किलो वाला बहुत कम होता है और 1.5 से 2 किलो वाला बेहद कम होता है। इसके अलावा एक 4 किलो का बच्चा भी होता है। यदि गर्भवती महिला को शुगर हो जाती है तो उसका बच्चा अधिक वजन का पैदा होता है, उसको HBW बोलते हैं। संदूषित डैश के कारण हैजा होता है? दूषित जल के कारण। संदूषित जल के कारण क्या होता है? हैजा हो जाता है। जब व्यक्ति को डैश होता है तब मुखीय पुनर्जलीकरण चिकित्सा दी जाती है। निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं तो उसको ORS दिया जाता है। आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीमितीय अनुमापन द्वारा या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन मैं और लेके आऊँ तो सारे लोग कमेंट कीजिएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन और लेके आइए, तो मैं इस तरह के पेपर आपको और सॉल्व करवाऊँगी। घर में ही ORS बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 1 लीटर जल, बिल्कुल सही। 40 ग्राम सुक्रोज, ये भी सही है। और 1/4 मतलब 1/4 छोटी चम्मच चुटकी भर नमक, ये मिला लो तो ORS बन जाएगा। ये ऐसे ही पूछ सकते हैं कितना ग्राम सुक्रोज चाहिए होगा ORS बनाने के लिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी में संचारित हो सकता है? संभोग से हो सकता है, सुई से हो सकता है, रक्तदान से हो सकता है, लेकिन लार या सलाइवा से नहीं हो सकता।
एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को बोलते हैं और ताज़े फल और सब्जियां इसका अच्छा स्रोत होता है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? संदूषित भोजन और जल के द्वारा, या जो दूषित भोजन और जल के द्वारा जो होता है पोलियो फैलता है। सभी आयु वर्गों हेतु संतुलित पोषक आहार में क्या शामिल होना चाहिए? अनाज, दालें, बिल्कुल सही। दूध, मांस, शर्करा, ये भी सही। फल व सब्जियां, तो ये सभी होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये फल, मांस, ये 2024 की रिपोर्ट में दिया है कि फल कितने देना चाहिए, वसा कितनी देना चाहिए, ये सारा मैंने ट्रिक द्वारा अपने ग्रुप में करवाया है। बहुत शानदार तरीके से करवाया है, तो जो लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों ने तो पढ़ा होगा, जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का वीडियो था। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये पैकेज लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।